हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में पर्यावरण शिक्षण शास्त्र पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं जो सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को ऐसे ज्ञान प्रदान करना चाहिए जिससे वह खुद सीखे, खुद करे और खुद सीखे, मतलब बच्चे की सक्रिय भागीदारी हो। नेक्स्ट है, बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। बिल्कुल गलत बात है। बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से नहीं बल्कि बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। अब ये देखिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ 2005 इसी पर बल देता है कि पर्यावरण अध्ययन जो बच्चों को सिखाया जाए वह कक्षा में ही नहीं बल्कि कक्षा की 4 दीवारी से बाहर निकल कर सिखाया जाए, बाहरी वातावरण में, बाहरी परिवेश में उसको सिखाया जाए। ये भी राइट हुआ। नेक्स्ट है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अब बच्चे ज़्यादा तक अपने आस परिवेश से स्थानीय ज्ञान ही होता है उनके पास, तो उसको अगर विद्यालय के ज्ञान से संबंधित किया जाएगा तो वह उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये भी राइट है। तो इसका 1, 3 एंड 4 राइट हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी देखिए, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं हैं। अब देखिए, बिल्कुल सही कह रहा है ये। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि पर्यावरण अध्ययन सिर्फ शिक्षक और पाठ्य पुस्तक ही सिखाते हैं, और भी कई तरह से बच्चे पर्यावरण के बारे में सीखते हैं। अपने परिवेश से, वातावरण से, माता पिता से, समुदाय से, सभी चीज़ों से बच्चे सीखते हैं। तो हम यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि शिक्षक और पाठ्य पुस्तक ही स्रोत हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये सही कह रहा है। नेक्स्ट है, ये पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति को अवसर देगी। ये भी देखिए सही कह रहा है। समुदाय का भी महत्व होता है और माता पिता से भी बच्चे पर्यावरण के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट है, ये शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगी। ये भी सही कह रहा है। नेक्स्ट, ये बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगी। तो यहाँ पर देखिए राइट होगा 1, 2 एंड 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होगा इसका? बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। अब शिक्षक कर क्या रहा है? क्रियाकलाप करा रहा है, विभिन्न प्रश्न कर रहा है और विभिन्न चर्चाएं करा रहा है। तो उससे क्या क्या होगा? बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन होगा, बच्चों को खोजने के विभिन्न अवसर मिलेंगे और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति भी वह अच्छे से कर पाएंगे। तो ये तीनों राइट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। आप देखिए, बिल्कुल गलत बात है। कभी बच्चों को विभेद नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, कोई थोड़ा देर से सीख रहा है, तो उनको अलग अलग नहीं करना चाहिए कि ये ज़्यादा होशियार है, ये कम होशियार है। उससे बच्चों में गलत भावनाएं पैदा होती हैं और सीखने में उनकी रुचि नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर राइट होगा 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन ... है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीसीआई को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं, और सीखने के समान आकलन। तो देखिए, बच्चों को जो स्वयं अपना आकलन करने का अवसर देना चाहिए शिक्षक को, तो ये जो स्व आकलन होता है वह क्या होता है? सीखने के समान आकलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? फर्स्ट कह रहा है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे समूह में कार्य करेंगे तो सहपाठी अधिगम का समर्थन होगा वह। नेक्स्ट कह रहा है यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। अब देखिए, ये भी सही है। बच्चे जब साथ में सामूहिक रूप से कार्य करेंगे तो उनमें अंतःक्रियाएं करेंगे वे, तो ये इससे सामाजिक अंतःक्रिया जो होगी उसमें सुधार होगा। नेक्स्ट कह रहा है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम की प्रभावशाली तरीका है
और नेक्स्ट कह रहा है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। देखिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसका राइट होगा 1 और 2। तो 1 और 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्न में से कौन से संकेतक या संकेतकों को बच्चा में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? किसका किसका आकलन चित्र पढ़ाने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन एवं अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। अब देखिए बच्चा जब किसी चित्र को पढ़ेगा तो उसका अवलोकन करेगा और उसका अभिलेखन भी करेगा, अपनी अभिव्यक्ति करेगा, उसके बारे में कुछ बोलेगा, उसका विश्लेषण करेगा, लेकिन आ गया प्रयोग करना। अब बच्चा किसी चित्र को पढ़ रहा है तो वहाँ पर उसका कोई प्रयोग तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। तो कौन कौन सा होगा? 1, 2 और 3। राइट आंसर देखिए 1, 2 और 3 दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इस आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वह अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, अलग अलग कुछ विभाजित नहीं करते, एक ही रूप में अपने परिवेश को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए प्रिया ने पहले क्या किया, बच्चों से उनके अनुभव पूछे, उसके बाद उन्हें कई तरह से सुरक्षा के पहलुओं को उनको समझाया, उनको आग और बिजली के झटके से सुरक्षा निर्देशों को भी दिया, इलेक्ट्रिक बिल भी दिखाया। तो यहाँ पर कई चीज़ें प्रिया नाम की एक लड़की हैं या शिक्षिका हैं वो कर रही हैं। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण उनका कौन सा होगा? अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रिया क्या कर रही हैं? सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है उनका अन्वेषण दृष्टिकोण। अन्वेषण मतलब खोज करना। उन्होंने पहले उनके अनुभव पूछे, फिर उन्हीं के अनुभवों से संबंधित करके उनके सुरक्षा पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। तो समुदाय जो है ये महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। बच्चे ज़्यादातर समुदाय में ही समय बिताते हैं, समुदाय की ही चीज़ों को ज़्यादा जानते हैं। तो समुदाय में सीखना क्या होता है? वास्तविक परिस्थिति में बच्चे किसी चीज़ को सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। एक अध्याय है ईवीएस में, एनसीईआरटी की ईवीएस जो आप लोगों को वीडियो दिए गए थे उसमें ये अध्याय भी बताया गया था। तो उसमें सपेरों के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर पूछ रहा है इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है सपेरों के लिए, क्योंकि किसको संवेदनशील बनाना है इसका उद्देश्य? सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अवसर उन्हें नहीं देखते हैं, अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। नेक्स्ट, कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह अवैध कार्य है। तो किसको संवेदनशील बनाना है यहाँ पर? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए सपेरों का भी ये व्यवसाय है, सांपों को अपने पास रखना और उनसे अपना व्यवसाय करना। तो यहाँ पर सपेरों का ये कार्य है, अगर उनको इससे वंचित कर दिया जाएगा तो इससे उनको कितनी दिक्कतें होगी। तो उनको उचित विकल्प पहले प्रदान किया जाए, उसके बाद उन्हें सांपों से अलग किया जाए,
उनके व्यवसाय से अलग किया जाए, उससे पहले उनको कोई उचित विकल्प प्रदान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्याय की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, या स्कूल बैग का कम वजन। तो यहाँ पर इसका देखिए जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। बहुत सी फालतू की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। छोटे छोटे जो बच्चे होंगे वह ज़्यादा फालतू की चीज़ों से उनको उसमें रुचि नहीं रह जाती है और वह उनको सीखने में रुचि नहीं रहती और वह अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पे अबोध का जो भार है, फालतू का भार है, उसको कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है, क्या अर्थ है? विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, या विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। यहाँ पर देखिए वैकल्पिक ढांचे का जो अर्थ है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, उन्हीं को कहते हैं वैकल्पिक ढांचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, क्वेश्चन अच्छे से हमेशा पढ़िए, केवल एक कथन को छोड़कर, मतलब 4 कथन है तो 3 सही हैं, लेकिन इसमें से एक कोई गलत है। ये कौन सा कथन है? ऑप्शन नंबर ए है, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। अब ये देखिए बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अगर प्रौढ़ों का समर्थन होगा तो बच्चे अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। अगर सामूहिक रूप से कोई क्रियाकलाप कर रहा है तो ये भी देखिए राइट बात है। क्वेश्चन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थी के पक्ष में तर्क है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो सामूहिक रूप से जब बच्चे कार्य करेंगे तो परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखेंगे, बिल्कुल सही बात है ये भी। नेक्स्ट कह रहा है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, ये भी सही कह रहा है। बच्चे जब एक दूसरे से अंतःक्रिया जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो अच्छे से सीखेंगे। तो 1, 2 और 3 तीनों राइट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। अब ये देखिए अंक उपलब्ध करना, अंक प्राप्त करना, रटना, याद करना, ये सभी निगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बिल्कुल सही बात है। लड़कों एवं लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही बात है। किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगी। लड़कों एवं लड़कियों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, देखिए बिल्कुल गलत बात है। मूल्यवान सामग्री लगी हो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट कह रहा है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को रुचिकर लगे, ये भी सही बात है। कक्षा में अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के बच्चे होते हैं, तो सभी को समान रूप से रुचिकर लगना चाहिए। अगर 2-4 को बस रुचिकर लगेगी तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका जो राइट होगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी देखिए 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण की थीमें और उप थीमें सभी, जो एनसीईआरटी का पर्यावरण का वीडियो दिया गया है उसमें सभी चीज़ें बताई गई हैं। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें। कक्षा 4, 3, 4 और 5 सभी की अलग अलग बुकें कंप्लीट की गई हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, उप विषयों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए क्या पूछ रहा है, एक कारण को छोड़कर, मतलब एक कोई उसमें नहीं है। तो फर्स्ट है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ये तो देखिए बिल्कुल सही बात है, राइट है ये। इस बात को बच्चों को समझाना कि किस प्रकार से पौधे और पशु व्यक्तियों से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, विद्यार्थियों के विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों एवं पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों एवं पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी देखिए सही बात है।
नेक्स्ट कह रहा है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। ये भी सही बात है। बच्चों को इस बात को समझाना कि मनुष्य और पशु और पेड़ पौधे हैं किस प्रकार एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी पेड़ पौधे एवं पशुओं को स्थान निर्धारित करना, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे एवं पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ये यहाँ पर नहीं है क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होंगे विज्ञान का दृष्टिकोण नहीं समझेंगे बल्कि वे अपने पास परिवेश समाज का दृष्टिकोण समझेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मक का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो शिक्षक ये जो कर रहा है इसमें बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होगा, अवलोकन भी बच्चा करेगा, वर्गीकरण भी करेगा, अलग अलग पशुओं को जब देखेगा उनमें अलग अलग कलर करेगा तो वर्गीकरण भी करेगा। यहाँ पे क्या नहीं करेगा बच्चा, इसका जो राइट 1, 2 एंड 3 तीनों करेगा। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं, तो 1, 2 एंड 3 देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1, 2 एंड 3 दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसका उद्देश्य डाटा संग्रह करना नहीं होता बल्कि बच्चे में सृजनात्मकता, अवलोकन, वर्गीकरण का विकास करना होता है, डाटा संग्रह करना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। क्या होता है सर्वेक्षण का उद्देश्य? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ये भी देखिए सही है। सर्वेक्षण जब बच्चा करेगा तो वहाँ पर क्या करेगा, समुदाय के साथ जब अन्योन्य क्रिया करेगा उसके अवसर प्रदान होंगे तभी वह वहाँ का सर्वेक्षण कर पाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशीलता बनाना। ये भी राइट है। बच्चा जब सर्वेक्षण करेगा तो लोगों के प्रति संवेदनशील होगा। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी राइट है। बच्चा जब खुद सर्वेक्षण करेगा तो सूचनाओं को जब वो प्राप्त करेगा प्रत्यक्ष प्राप्त करेगा, सम्मुख रूप से प्राप्त करेगा, किसी की बताई हुई बातें नहीं। नेक्स्ट है आकलन के लिए एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट होगा 1, 2 एंड 3 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आकलन के लिए एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किससे जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो बच्चे होंगे उनको व्याख्या तो समझ में आएगी नहीं, इसमें भी व्याख्या है और इसमें भी व्याख्या, तो ये दोनों को काट देंगे। राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, सही बात है। जब बच्चों को किसी जानवर या उनका अवलोकन करेंगे, उसका चित्र बनाएंगे तो उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। नेक्स्ट है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी देखिए सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, तो यहाँ पर देखिए ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, वैश्विक से स्थानीय ओर या मूर्त से मूर्त की ओर। देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है? यहाँ पर होगा पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा। तो यहाँ पर देखिए परिवार के सदस्य भी सीखने में सहायक होते हैं, समुदाय के सदस्य भी होते हैं, समाचार पत्र से भी बच्चे पर्यावरण के बारे में सीखते हैं। आए दिन विभिन्न जानकारियाँ पर्यावरण के बारे में समाचार पत्रों में छपती रहती हैं, तो इससे भी बच्चे पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा को हम पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन नहीं मान सकते। संसाधन तो मानते हैं लेकिन प्रभावशाली संसाधन नहीं मान सकते, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो सिखाई जाए वह बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाई जाए, कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाया जाए। तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर राइट होंगे। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वे कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक
क्या करे शिक्षक? बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करे। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करे। अब यहाँ पर देखिए, अगर बच्चों को क्रियाकलाप का वहाँ पर अवलोकन करवाया जाएगा, बच्चों से अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे जब बच्चे एक दूसरे से, तो वहाँ पर कितनी अच्छी तरह से वे सीख पाएंगे। अगर उन्हें घर से करने के लिए कह दिया जाएगा तो वह घर से एक दूसरे से पूछकर या अपने से बड़ों से पूछकर भी उसको कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर वो विद्यालय में खुद करेंगे तो वह ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट है, लेकिन आगे हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। क्रियाकलाप का अवलोकन करने और प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुभव साझा भी हैं, चर्चा भी है और क्रियाकलाप का अवलोकन भी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। अब देखिए, जैसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे अपने अनुसार उसके बारे में लिखते हैं, जो उनके अनुभव होते हैं, जो उनको आता होता है उसमें लिखते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि बच्चों का अगर कोई प्रश्न है उसको बिल्कुल सही कर दें या बिल्कुल गलत मान ले। उसने कुछ तो लिखा है, उसको समझना चाहिए कि उसने क्या सोचकर ऐसा लिखा, उसे बिल्कुल या सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आकलन में इसी को दूर करना चाहिए, बच्चों के प्रश्नों को समझना चाहिए कि उसने क्या गलती की है, यहाँ पर उसको बिल्कुल ही सही या गलत नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। प्राकृतिक पर्यावरण में जब बच्चे सीखेंगे तो अच्छी तरह से सीख पाएंगे, ये भी सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों के बच्चों को उसमें संलग्न करना। तो ये भी देखिए बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब अवलोकन, वर्गीकरण खुद करेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे, अपने हाथों से कार्य करेंगे तो वह ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, उनकी सक्रिय भागीदारी होगी इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसमें होना पूछ रहा है उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ का बिल्कुल बच्चों को दिमाग में भर दी जाए, बल्कि उसे उसको समझाना चाहिए, वह अपने रूप से उसको परिभाषित करें। कोई सटीक चीज़ उनको रटा नहीं देना कि वो रट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को पर्यावरण सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है या पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित। कोई भी सब्जेक्ट में शिक्षक को जब पढ़ाना चाहिए तो बाल केंद्रित होना चाहिए। तो पर्यावरण सीखने के लिए खोजने के द्वारा जो पर्याप्त समय दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो है वह बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो यहाँ पर 3 वर्ड आप याद रखिएगा, पर्यावरण शिक्षा, 3 से 5 तक का ये जो विषय क्षेत्र है, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, 3 ये याद रखिएगा। कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। 3 से 5 के लिए जो विषय क्षेत्र है वह है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य। पर्यावरण अध्ययन की ज्ञान रचना में क्या महत्वपूर्ण होंगे? जब बच्चे सक्रिय भाग लेंगे तो वह अच्छे से सीखेंगे। बच्चों के समुदाय के अगर सदस्य होंगे तो उनसे भी वह अच्छे से सीखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, और नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। यहाँ पर भी देखिए व्याख्या आ गई। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको व्याख्या समझ में नहीं आती, बिल्कुल ये गलत बात है। पाठ्य पुस्तकों से भी बच्चे सीखते हैं, समुदाय से भी सीखते हैं और सक्रिय भाग लेने से भी सीखते हैं। तो 1, 2 एंड 3 इसका राइट होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है?
पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, बिल्कुल गलत बात है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रह के नहीं सिखाई जाती, कुछ रूप से पाठ्य पुस्तकों से भी सिखाई जाती है। पाठ्य पुस्तक भी एक साधन होता है, लेकिन पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर ही नहीं आश्रित रहा जाता। नेक्स्ट है विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। बहुत से संस्कृति के जो बच्चे होते हैं उनको संबोधित करना। बच्चे एक दूसरे से जितना ज़्यादा संपर्क करेंगे अलग अलग संस्कृति के, उतना ही ज़्यादा वह सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी। तो यहाँ पे रचनात्मक आकलन का जो साधन नहीं है वह है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर ए है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 और 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 या 2 कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से कोई पर्यावरण की बुक नहीं होती है, उनको भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया क्वेश्चन में। 1 और 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके लिए अलग से कोई पर्यावरण की बुक नहीं होगी, बल्कि जो उनकी भाषा और गणित की बुक होंगी उन्हीं के माध्यम से उन्हें पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।